गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सिम्मी सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी में आज आप सबका स्वागत करती हूं। आप सब जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक इंटरनेशनल होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स का आयोजन कर रही है। इस तरह के प्रोग्राम्स का मेन ऑब्जेक्टिव होम्योपैथी की यूनिक आइडेंटिटी को बढ़ावा देना और सभी इंटरेस्टेड लोगों के बीच नॉलेज शेयरिंग और गुडविल को प्रमोट करना है। आइए आज की इस मीटिंग को शुरू करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और भगवान से गाइडेंस प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे बीच एक बेहद डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी उपस्थित है। मैं आज की चीफ गेस्ट स्पीकर डॉक्टर प्रोफेसर रश्मि शुक्ला का हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी प्रोफेसर और एचओडी के पोजीशन पर कार्यरत हैं। उन्होंने 2009 से टीचिंग फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और 2021 से प्रोफेसर के रूप में सर्व कर रही हैं। वे 2008 से एक रिनोन क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं और ग्लोबली प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर शुक्ला जी होम्यो एड वर्ल्ड की फाउंडर डायरेक्टर हैं, जो होम्योपैथी के लिए डेडिकेटेड वर्ल्ड का फर्स्ट और लार्जेस्ट इंटरनेशनल एडटेक प्लेटफॉर्म है। उन्हें 2016-17 में एशिया पैसिफिक डब्ल्यूएचओ द्वारा एशिया पैसिफिक की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज में से एक के रूप में फीचर किया गया है। वे होम्योपैथी और साइकोलॉजी के फील्ड में इंटरनेशनली अक्लेम्ड स्पीकर हैं। उन्होंने 25 प्लस इंटरनेशनल, नेशनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट और पब्लिश किए हैं। वे डॉक्टर हेरिमन द्वारा ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की को ऑथर भी हैं। डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी को 2022 में जेडब्ल्यू मैरियट दुबई में ऑर्गेनाइज वर्ल्ड हेल्थ समिट में प्राइड ऑफ होम्योपैथी के रूप में अवार्ड दिया गया है। उन्हें ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी जी और ऑनरेबल श्री गुलाम नबी आजाद के द्वारा भी सेवरल अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। अब मैं डॉक्टर शुक्ला से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच कृति। क्या नाम है आपका? कृति? सिमी। सिमी, thank you so much for this wonderful introduction and I was traveling, लेकिन I made sure कि somehow मैं ये टाइम पर आपके सामने उपस्थित हो जाऊं, क्योंकि ये बहुत ही सौभाग्य और बहुत ज्यादा मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इसका विषय होता है, गर्व का विषय होता है कि आप जैसे इतने लर्नेड और अच्छे लोगों के बीच आकर मुझे ये अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आईएफपीएच टीम को, सानी सर को और सब सारे मान्यवरों को। मुझे ये जो आयुष स्कूल वाला जो है, इसको थोड़ा को-होस्ट कर देंगे तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है। आयुष, जिस पे मेरा वीडियो चल रहा है, प्लीज आप उसको इनेबल कर दें स्क्रीन शेयर। पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग इज बिन डिसेबल्ड, तो प्लीज आप डॉक्टर मैं पंकज। मुझे ये एक डिवाइस रश्मि शुक्ला को आप हटा दीजिए। हाँ, या फिर मैं अपना को होस्ट हटा दूंगी तो फिर नहीं नहीं मैम, नहीं हो हटाइए। सकता, आप ही को हटाना पड़ेगा। बना दिए हैं दो डिवाइस में। ये आयुष आयुष हेलो। हाँ 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 जी मैम, हाँ हो हाँ गया है, उसको एक्चुअली भी हाँ को होस्ट कर दिया है। हाँ 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 ठीक है, चलेगा। तो शुरू करते हैं बिना देर लगाए, बिकॉज थोड़ा टाइम हो ही चुका है ऑलरेडी। तो हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो विषय है, बेसिकली ये मुझे बहुत ज्यादा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यही एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको लेकर होम्योपैथी का हमेशा से मजाक उड़ता रहा है या होम्योपैथी को अनसाइंटिफिक कहा गया है। कई बार मैं आपको कुछ वीडियोस ऐसे दिखाऊंगी जिसपे ऐसा कहा गया है कि आप 7 समंदर में एक बूंद डाल दो तो आपका 30C बनेगा, तो आपके पास दवाई क्या बची, तो एक्टी क्या करती होगी। इस तरह का मजाक जो है हमेशा हमारे को होम्योपैथी को क्रिटिसिज्म जो है उसके अल्ट्रा स्मॉल डोजेस की वजह से मिलता रहा है। वेयर इट इज गोइंग। सो हमें इन सारी बातों को से ऊपर उठते हुए सबसे पहले हमें साइंटिफिसिटी अपने जो सिस्टम की है वो समझनी होगी और उस साइंटिफिसिटी के अनुसार उस कॉन्फिडेंस के साथ एक होम्योपैथ होने का प्राइड जो है वो हमें लेना पड़ेगा अपने हाथों में। सो कैन यू सी माय स्क्रीन?
Yes, ma'am. Right. So this is something that we wanted to come up as कि exactly homeopathy में होता क्या है, यानी what exactly happens when we treat a patient with homeopathy. So ये असली विषय है. So सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या एग्जैक्ट होम्योपैथी की मेडिसिन मॉलिक्यूल दवा में जाकर करते हैं, पेशेंट की बॉडी में जाके करते हैं, और कैसे एक्चुअल पेशेंट ठीक होता है. और ये समझने के लिए हमें बहुत ही बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, राइट फ्रॉम लॉ ऑफ सिमेलिया टू दी जो लॉ ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स. इन तीनों को मिलाकर जब हम बात समझेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे. सो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कॉजेशन ऑफ डिसीजेस एंड व्हाट इज थ्योरी ऑफ व्हाट इज मोडस ऑपरेंडी. सो व्हाट हैनीमैन ने जो ये कंट्रीब्यूशन उस वक्त किया था, दैट थ्योरी ऑफ कॉजेशन ऑफ डिसीज की डिसीज होते क्यों है और दवा कैसे उसे ठीक करती है. तो सबसे पहले अगर हमें प्रॉब्लम पता चलेगा तो हाउ वी सॉल्व इज दी more clearer thing. So the first point is that we should know the problem. अब ये वो वक्त था जब दुनिया ब्रोजियो की मेथड फॉलो करती थी. ये वो वक्त था जब कॉजा ओकेजनालिस और मटीरिया पिकन्स के पीछे सारी दुनिया दीवानी थी. उन्होंने अपने ही फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स के टीचिंग दिस को आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोला था कि यू हैव टू ऑब्जर्व पेशेंट एंड थियरी ऑफ ह्यूमर्स दी थी. ऑफ कोर्स हर कोई उस समय हाइपोथेटिकली थियरी दे पा रहा था, but Hahnemann took more scientific side for it and he started observing cases more detailed so that he understand what exactly is happening within the body when the disease happens. तो disease जब होता है तो actually body में क्या होता है उसको closely clinical observation या scientific observation patients को पहली बार हिपोक्रेट्स ने 3003 BC में बोला था, बट 1800 साल बाद हैनीमैन ने उस प्रिंसिपल को पिकअप किया, दैट इज आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दैट टू अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट here we would like to understand is theory of causation of disease and modus operandi is something that Hahnemann put across as strongly as he could. That is how this is happens and then what medicine does, जो मेडिसिन उसके अंदर में जाकर करती क्या. सो यहाँ पर जब हैनीमैन being a practitioner of modern medicine, modern यानी old school medicine of that time, when he evolved as a practitioner, what he saw is कि it's not materia pickens, it's not causa occasionalis जिसका टॉलेकॉजम लोगों को करना है, या क्या एक्सेस प्लेथोरा हो रहा है, मतलब these are all again उनके भी speculation थे. ठीक है. So every people were trying to understand the things through speculation, but what Hahnemann could derive after close observation of n number of cases, क्योंकि fortunately he became a very good clinician, somewhere he could connect that all the diseases are more or less the result of family and past influences. Past influences of any nature. It could be biological, it could be environmental, internal or external, or the occupation. Of course, ये majorly यही है कि biological यानी inherited, but उन्होंने he was the first person even before Mendel's to find out something like something that is inherited from generations to generations. He was the one who said that diseases might be inherited. So family and past influences would be one of the things जिससे constitution पर एक constitution बनता ही उससे, जब बेबी born होता है तो वो बनता ही जो family and past influences के साथ ही मिलकर बनता है. So constitution and diathesis is something that is derived. First is constitution is inborn, that is genetics, which he inherits from both of his parents. Diathesis, where how he is developing. Then based on that, anything he encounters results into prodrome, like pre-disease phase. Then
The primary thing that starts up with is SORA. That is a functional element. So whenever, until the child is totally born out of some syphilitic traits or some inborn disabilities, mostly the initial phase of childhood, if you see, that he would majorly suffer from soric infection. So say soric manifestation of everything, because SORA is predominant at that time. As he grows, probably based on family and environment, he may acquire or inherit psychosis, tuberculosis, and tubercular mism and syphilitic mism. So this is something, the disease evolution that he called, that might evolve के जनरेशंस में वो इवॉल्व हो जाए, या फिर बच्चे के जीवन काल में जैसा जैसा वो बड़ा होता है वैसा वैसा अलग अलग फेजेस पर जो है वो डेवलप होने लगे। अब जहां पे जो मोडस ऑपरेंडी है, हैनीमैन ने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो ऑफ कोर्स हाइपोथेटिकल थी, एनर्जी लेवल पर थी, बिकॉज ही हैड नथिंग टू डेमोन्स्ट्रेट। उनके टाइम पे सेल का भी डिस्कवरी नहीं हुआ था, नॉट इवन सेल करके कोई एंटाइटी एग्जिस्ट करती है, ये तक जो है किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सच स्मॉल स्मॉल entities, that is cell. So man in health में what happens is vital force is strongest, it is highest, and vital force को हम एक तरीके से होम्योस्टासिस से लिंक करके रख सकते हैं कि होम्योस्टासिस मीन्स वाइटल फोर्स, वेयर आई एम नॉट सेइंग होम्योस्टासिस मीन्स वाइटल फोर्स, लेकिन होम्योस्टासिस एक वाइटल फंक्शन का या वाइटल फोर्स के बैलेंस में रहने की निशानी है कि व्हेन सारे फंक्शन जो है वो एक 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 क्या बोल सकते हैं, एक सिनर्जी के साथ, एक सिंक्रोनिसिटी के साथ, एक ऑटोमेशन के साथ, एक रेगुलरिटी के साथ, रेगुलर विद इन नॉर्मल लिमिट चल रहे हैं। दैट इज समवेयर द वाइटल फोर्स का जो रिजल्ट है या आउटकम है वो है कि जब वाइटल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर द मैन इज इन हेल्थ, क्योंकि डिजीज पावर्स तो अभी भी है, अभी भी हमारे चारों ओर इन्फेक्शन है, हो सकता है अभी भी हमारी कुछ इनहेरिटेड जीन्स हैं जो हमें हैं, जो हमारे पेरेंट्स से मिली अलग अलग बीमारियों की, लेकिन उसमें से कुछ भी हमें हो नहीं रहा है, बिकॉज कि हमारी वाइटल फोर्स इज ऑन स्ट्रॉन्गर साइड, एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू एंजॉय अ काइंड ऑफ हेल्थ। नाउ द मैन इन हेल्थ is something, the phase, the man in disease is the second thing that is happening, because यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाइटल फोर्स तो ठीक थी जो कर रही थी, लेकिन डिसीज फोर्स समहाउ हैज गेन द पावर। जैसे कि किसी भी देश में सरकार से ज्यादा अगर गैर सरकारी पावर्स बढ़ जाती है तो उनका राज उस पर फैलता चला जाता है, चाहे वो सोशल सर्कल हो, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे कोई भी पावर हो। तो अगर वाइटल फोर्स का राज अगर चल रहा है तो मैन एंजॉयज द हेल्थ, लेकिन अगर उसकी सत्ता डगमगा जाती है तो द वे कंट्री सफर्स, सिमिलरली ह्यूमन भी सफर होते हैं बिकॉज ऑफ डिजीज। यहाँ पे डिजीज फोर्स है वो जो ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब क्या हो रहा है एग्जैक्टली जब हमने उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दी तो वाइटल फोर्स तो वीकन हो गई थी, डिसीज से फाइट करते करते, डिजीज फोर्स वाज देयर, वेरी वेल देयर, बट हमने सिमिलर बट स्ट्रॉन्गर जो है आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज इंड्यूस कर दिया उसमें। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस आर्टिफिशियल डिजीज इज सिमिलर बट स्ट्रॉन्गर। The condition that that Hahnemann and the principle of homeopathy works under is that the similar and stronger disease force will be able to work. Now what would happen, that eventually this either the vital force will raise, एक तो vital force अपना ताकत बढ़ाएगी so that वो आर्टिफिशियल डिसीज के भी को भी सरपास करेगी, तो नेचुरल डिसीज अपने आप इरेडिकेट हो जाएगा, ये एक चीज हो सकती है। और दूसरी चीज या दूसरा एंगल इसका ऐसा हो सकता है, which Hahnemann tried to explain that why it might be happening, is probably the stronger disease itself the eradicate the weaker natural disease, suspends, ऐसा उन्होंने कहा है। और जैसे ही मेडिसिन का एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन खत्म हो जाता है तो आर्टिफिशियल डिजीज भी निकल जाता है अपने आप। नाउ द वाइटल फोर्स इज अगेन
रूलिंग द, एंड नाउ रिकवरी हो गई है ह्यूमन की, नाउ ही इज एंजॉइंग द हेल्थ। नाउ अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मिसिंग लिंक्स क्या है। क्योंकि हम ये एक्सप्लेनेशन लेकर आज जो नेशनल आयुष मिशन के स्टेज पर खड़े रहकर हम ये नहीं बोल सकते कि एक वाइटल फोर्स है, एक डिजीज फोर्स है, और वाइटल फोर्स भी इनविजिबल है और हमारी मेडिसिन के अंदर की डिजीज फोर्स भी इनविजिबल है एंड एक्चुअल डिजीज भी इनविजिबल है। हम ये सारे एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। वी नीड टू कम अप विथ सम रियली कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। मेरे पास वीएनआईटी एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री आए थे टू रन अ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट ओवर कि होम्योपैथी के मॉलिक्यूल्स जब बॉडी में जाते हैं तो एग्जैक्टली क्या करते हैं। वो समझने के लिए उनको इन विट्रो इन विवो जो है रिसर्च करना था, और उसके लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, दैट इज अंडर डिस्कशन। और हमने मोस्ट लाइकली ट्यूबरकुलोसिस जो है ये कंडीशन ली है, बिकॉज सरकार के भी प्रायोरिटी लिस्ट में ट्यूबरकुलोसिस है। और दूसरा है कि इन विट्रो इन विवो में हम ट्यूबरकुलोसिस के इम्यूनोलॉजिकल पैरामीटर्स को दिखा सकते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबॉडी जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि डिजीज था तो ये आ गई, ये डेवलप करी, तो अब नाउ द इम्यूनिटी इटसेल्फ इज फाइटिंग आउट द डिजीज। एवरीवन शुड बाय नाउ एक्सेप्ट, अब हम सब ने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इन्फेक्शियस होता तो इंडिया का हर इंसान ट्यूबरकुलर होता, ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त होता, बीमारी से, पल्मोनरी या एनी टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन इट्स नॉट जस्ट इन्फेक्शन, बट इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी उस पर ट्यूबरकुलोसिस कब्जा करेगा, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी वो रहेगा उसकी बॉडी में। फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली हर इंसान की बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, मोर और लेस उसने अपने लाइफ में कभी ना कभी अपने बॉडी में उसके संपर्क में आया है, लेकिन नॉट एवरी ह्यूमन इज सफरिंग। यहीं से समझ में आता है कि ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो मोर और लेस एन इम्यूनोलॉजिकल डिजीज और डिसऑर्डर दैन एक्चुअली इन्फेक्शियस डिजीज। क्योंकि अगर सिर्फ इन्फेक्शन उसका कॉज होता टेक्निकली तो ट्यूबरकुलोसिस सबको हो जाता, क्योंकि इंडिया में तो रैम्पेंट था, कितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैव सक्कम टू ट्यूबरकुलोसिस। बट that's not the fact, and now modern medicine has also accepted the fact that immunity has upper hand than the infection. Now let us find this missing knowledge gaps जो हैनीमैन ने समझाने की कोशिश की। पहला है होस्ट एंड एनवायरनमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड, सिंपल एग्जांपल मैंने किसी बहाने से ट्यूबरकुलोसिस के बारे में भी दिया कि क्या हो रहा है, होस्ट और एनवायरनमेंट के बीच में एक गेम चल रहा है, मतलब भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के मोरलेस खिलाफ ही काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, इसी इसी को जस्टिफाई जब करते हैं कि नेचर मीन्स वट एवर यू आर इनहेरिटिंग, नर्चर मीन्स वट एवर यू आर सराउंडेड बाय, जो जो एक्सटर्नल मेंटल इमोशनल फिजिकल एनवायरमेंटल एक्सपोजर जो जो आप अंडर गो कर रहे हैं, वो सारे प्रोसेसेस का भी आप पर कंटिन्यूअसली असर होता है। ये बहुत बड़े विवाद का विषय है कि नेचर ज्यादा स्ट्रांग है कि नर्चर ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि कई जगह पर जेनेटिक्स कहीं ना कहीं से ऊपर में उभर के आती ही है, और कई जगह पर ऐसा भी पाया गया है कि अगर दो बच्चे हैं जो जुड़वा है मान लो, लेकिन अगर वो अलग अलग नेचर में पल रहे हैं, अलग अलग तरीके से नर्चर उनको किया गया है, तो उनके डिजीज के जो तरीके हैं मैनिफेस्टेशन के, हो सकता है कि वो बहुत शायद अस्थमा की जीन्स, एलर्जी की जीन्स, ट्यूबरकुलोसिस की जीन्स, कैंसर की जीन्स शायद कैरी करते होंगे, लेकिन उनके अफेक्ट होने का तरीका काफी कुछ बदल सकता है, द काइंड ऑफ नर्चर दैट द इंडिविजुअल इज कैरिंग नाउ। एंड प्लीज बेयर विथ मी बिकॉज मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरा इंटरनेट शायद थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है, बट आई होप मैं ऑडिबल हूँ अभी भी, ठीक है। स्क्रीन मेरे क्योंकि लैपटॉप से फिर से कनेक्ट हो रही है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू कंटिन्यू विथ माय मोबाइल, दैट्स व्हाई आई कनेक्टेड विथ थ्रू टू डिवाइसेस। सो सिमी जी, मैं सुनाई दे रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं? थैंक यू हाँ कुमार जी। जी मैम, आप हाँ हाँ ऑडिबल। जी,
सो अब जो है, अब हम इस पर थोड़ा सा सोचते हैं गहराई से कि क्या होता है। एनवायरमेंट मतलब क्या, नर्चर मतलब क्या। नर्चर मतलब आपका बायोलॉजिकल एनवायरमेंट आपके बाजू में कैसा है। इफ यू सी डलकामारा, जिस तरह के चाइना, सिंकोना, जिस तरह के एनवायरमेंट में बीमारियां पनपती है, सो दैट इज प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। तो नर्चर इज योर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, यानी कि जो बीज को ग्रो करने के लिए। तो अगर हम बहुत आसान शब्दों में समझे तो नेचर का मतलब है कि जो बीज हम जेनेटिक्स में, जो बीमारियों का बीज हम कैरी कर रहे हैं, वो है नेचर। और नर्चर मतलब जिस तरह का पानी, खत और जो खाद हम दे रहे हैं, वो है नर्चर। नाउ अब हमें समझने की ये जरूरत है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, कि एग्जैक्टली क्या होता है व्हेन यू these two entities overlap. Please let me know if you are able to see my screen. So environmental and biological and social. So एक तो हो गया environment, हमारे आजू बाजू में क्या है, जो biological भी होता है, social nature का भी होता है, और psychological, कि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है अलग अलग लेवल पर, वो होता है environment, वही होता है nurture। ठीक है। नेचर मीन्स द जेनेटिक्स, द जीन्स दैट वी आर कैरिंग, विच इज इंटेंजिबल। मतलब कि एनवायरमेंट इज टेंजिबल, टेंजिबल जो चेंज किया जा सकता है, एंड नर्चर, नेचर यानी जीन्स जो कि इंटेंजिबल है। सो एनवायरमेंट जो है प्लस इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट को दो भागों में विभक्त किया गया है। अंदर का यानी कि शरीर के अंदर का एनवायरमेंट, दैट इज इंट्रिंसिक, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह का न्यूट्रिशनल स्टेटस रखते हैं, क्या डेफिशिएंसी है हमने, दैट इज इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मींस एनवायरमेंटल, के आजू बाजू में हमारे क्या चल रहा है, जिसके तीनों नेचर मैंने आपको समझा दिया है। नाउ जीन्स, सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक फैक्टर है जीन्स। जीन्स जो कि एक जीनोमिक सीक्वेंस का लोकेटेबल रीजन होता है, जो करस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को कैरी करता है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बाय यूएसए हैज ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अगर आपको सर्दी भी हो रही है, खांसी भी हो रही है, बुखार भी आ रहा है, ये सारी जीन्स है जो आप ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, और आपको ये होना ही था, इसलिए आपको हुआ है। सो एवरीथिंग इज प्री मेडिएटेड विथ योर जीन्स। सो नाउ अब आप पूछोगे कि फिर जब सभी कुछ जीन्स ने करना है तो तो एनवायरमेंट का या नर्चर का क्या रोल है, वो भी हम बहुत जल्द देखेंगे। सो द जीन्स आर बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो हर चीज को आपके रेगुलेट करती है। आपका स्किन कलर, आप कब, आपके बाल कब सफेद होंगे, आप कब बूढ़े दिखेंगे, सब कुछ जो है वो जीन्स करती है। और सारी लिविंग थिंग जो होती है वो जीन्स पर ही होती है। सारे लिविंग लाइफ प्रोसेसेस जीन्स पर होते हैं। जितने भी स्पेसिफिक ऑल प्रोटीन्स एंड फंक्शनल आरएनए चेन्स होती है, सब कुछ जीन्स से मेडिएटेड होती है। यानी हमारे लाइफ की हर एक चीज is mediated by genes. So the genes have got 100% role in play. Now, what happens is when you are protected or resistant to a disease or an infection, you are immune to it. अब immunity is not everything, ठीक है। immunity सब कुछ नहीं है। immunity is not everything, because अगर आप इम्यूनिटी, जैसे हम बोलते हैं ना कि ससेप्टिबिलिटी इज मच ब्रॉडर वर्जन ऑफ इम्यूनिटी। हैनीमैन ने बहुत पहले ससेप्टिबिलिटी बोली, मॉडर्न मेडिसिन पहले इम्यूनिटी इम्यूनिटी करती रही। अब वो भी समझ गई कि सिर्फ इम्यूनिटी नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस ऑफ डिसीज है, बट देर आर मेनी मेनी मोर factors that are responsible behind immunity. So immunity is just susceptibility का एक aspect है immunity, कि आपको उस डिसीज के एंटीबॉडीज आपके अंदर रहेंगे, दैट इज अ केमिकल पैरामीटर, कि आपको एक पर्टिकुलर डिसीज शायद नहीं होगा, या पहले से आपको आप में वो एंटीबॉडीज आ चुकी है कि आपको वो नहीं होगा। इसका मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। I had a patient who was almost 34 or 5 years old lady. She used to take treatment from me for cervical spondylosis. बाद में she got her marriage arranged within 2.5 months of marriage. Her brother called me. उसका भाई ने मुझे फोन किया, बोले मैडम एड्स का ट्रीटमेंट है क्या।
तो मैंने कहा एड्स किसको है? तो बोले जवाई को है, जवाई को है ना, उसके हस्बैंड को है। आई सेड हस्बैंड को एड्स कैसे क्या निकल गया? तो बोले पता नहीं मैडम कैसे निकला, लेकिन उनको एड्स है और वो जो कर रहे थे उसके वजह से मतलब मतलब दे वांटेड टू डू सम प्री व्हाट वी से दे वांटेड टू कंसीव, सो उसके वजह से वो मतलब उन्होंने जो बेसिक वर्कआउट किए उसमें जो है उनको निकला है। तो आई सेड कि अगर उनको एड्स है तो अपनी बहन का टेस्ट अपने को पहले कराना चाहिए, और अगर ये अपने को प्रीवियसली इन्फॉर्म नहीं होगा, यानी जो कि नहीं था, तो वी शुड नॉट कीप आवर सिस्टर विथ हिम। तो उस लड़की का HIV टेस्ट हुआ, शादी हुई थी, 2.5 महीने हो चुके थे, ऑफ कोर्स क्लोज कांटेक्ट भी हुआ है, उसके बावजूद वो लड़की का HIV वाज नेगेटिव। उसी समय अल्ट्रा सेंसिटिव भी टेस्ट आई थी जो 30 डेज में भी पॉजिटिविटी को श्योर शॉट बता सकती थी, प्रोबेबली इम्यूनोलॉजिकल पैरामीटर्स के अनुसार। उस पैरामीटर में भी वो लड़की निगेटिव थी, और आज आई थिंक इट्स बीन मोर देन 10-12 years that that girl did not suffer HIV at all, although I told कि 6-6 महीने में कम से कम 2 साल तक आप टेस्ट करिए, और उसके बाद जो है आपको मतलब हम लोग क्लीन चिट देंगे कि ठीक है अभी यू डोंट सफर फ्रॉम HIV एनी मोर, या फिर देर आर नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि HIV का वो भी एक था ना प्रॉब्लम कि HIV मे टेक इवन ईयर्स टू कम पॉजिटिव। लेकिन अभी वैसा नहीं रहा है कि अभी अल्ट्रा सेंसिटिव टेस्ट आ गई है जो एज अर्ली एज 30 डेज में भी जो है HIV का पॉजिटिव या निगेटिविटी स्टेटस कन्वे करती है। सो दिस इज द एग्जांपल, एंड इवन HIV वाज माय टॉपिक ऑफ थीसिस, जहां पर मैंने इस पर स्टडी की थी कि रोल ऑफ ससेप्टिबिलिटी इन HIV डिजीज। अब रोल ऑफ ससेप्टिबिलिटी इन HIV डिजीज का मतलब ये हुआ कि ससेप्टिबिलिटी कितना रोल प्ले करती है, उसमें इम्यूनिटी कितना रोल प्ले करती है, अलग अलग एस्पेक्ट्स। सो माय टॉपिक वाज स्टडीइंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ससेप्टिबिलिटी in HIV disease. And this case was, of course, after a long time, I got the confirmation कि ऐसा सच में होता है, बट तब मैंने ये स्टडी की थी जब मैं MD कर रही थी। सो तात्पर्य ऐसा है आपको बताने का कि इवन modern medicine also accepts that HIV also is needs, मतलब पहले ऐसा माना जाता था ना कि आपको अगर इंजेक्शन भी लगा है तो आपको तो HIV होना ही होना है 100%, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मतलब यू इट रिक्वायर स्पेसिफिक लेवल ऑफ ससेप्टिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू HIV डिजीज contact what we say the contamination. So I'm sorry my screen is continuously shaky, but please bear with me. So यहाँ पर इम्यूनिटी का एक पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया जो विद एन एग्जांपल था। उसके बाद में अगेन यू नो इम्यूनिटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग इम्यून टू डिसीज। ससेप्टिबिलिटी in individuals ability to react in infection or any stimuli of दैट द इंडिविजुअल कम्स अक्रॉस। लेकिन जो इस पर इससे पहले बात हुई कि एग्जैक्टली डिसीज कैसे होता है, क्योंकि अगर हम डिसीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे इन होम्योपैथिक टर्म्स तो ही हम मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन का जो एक्शन है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो दीज आर सम एलिमेंट्स ऑफ प्रीरिक्विजिट कॉन्सेप्ट्स दैट वी नीड टू वी रियली नीडेड टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज डिसीज? डिसीज जो कि हम कॉमनली समझते हैं कि डिसीज इज समथिंग दैट इज लैक ऑफ डिजीज, but which Hahnemann also said that it's not just the symptom, but also any individual's ability to feel not at ease. So it could be at sensation, it could be at function. So not exactly आपको इन्फेक्शन हुआ है, आपके खून में सारा इन्फेक्टिव एंटीबॉडीज ही मिलेगा तभी आपको हम डिसीज टर्म करेंगे, ऐसा नहीं है। सो जो आज WHO की टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है, डेफिनेशन ऑफ डिजीज है, आप कहीं ना कहीं आप यू कैन लिंक विथ what our master has already laid down, the concept of health and concept of disease.
The most modern, most advanced concept of health and disease is we should be taking pride to take credit as are laid down by our master. You read first chapter of community medicine, the causation of diseases, each and every word, even history taking of Hutchinson or any clinical book for that matter, our master was someone who laid that foundation first, that this is how the individual's case history has to be taken. So this is the pride that one should be taking, that what kind of intuitive intellect our master had. Only thing is that he had lacked some vocabulary which sound scientific, क्योंकि वो थी नहीं चीजें उस समय एग्जिस्ट करती, तो हो सकता है कि he explained in some hypothetical term, but that doesn't mean that homeopathy is not scientific. Homeopathy is hypothetical and homeopathy cannot be proved scientifically. Here is the proof in coming slides. Let us understand step by step. Let us decode everything. Predisposition. Predisposition, सुना सुना सा word है, सबने सुना होगा कि predisposition is something that some individual is already having predisposition. कोविड के टाइम पे कोई इंडिविजुअल पूरी दुनिया में घूम रहा था, मैं पूरी दुनिया में घूम रही थी, मुझे शायद नहीं हुआ कोविड, मैं पेशेंट्स भी देख रही थी, और कोई लोग पूरे घर में रह रहे के भी they just got a serious kind of illness. So it is all in you. Predisposition. If you are not predisposed to it, you will never get it. How many of you have seen alcoholics drinking for all of their lives and not suffering with any liver disease? And there are people who did nothing, still they suffered disease. There are people who smoked whole of their lives, they never suffered any cancer. And there are people who never smoked and still they are suffering from cancer. So it is just a etiopathogenetic correlation. It's not the exact causation. The exact causation will always be what our master has told, that if you're predisposed to it, मतलब कि आप exposed, आप एक predisposition carry करते हो based on your constitution and diathesis, तब जाकर जैसे for example अगर मैं सर्दी के लिए predisposed हूँ इस वक्त, तो मेरा diathesis के हिसाब से I might get certain kind of prodromal pre-localization, जब मुझे symptoms थोड़े से feel होंगे कि ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, फिर exactly that is prodrome where disease has yet to take any localization or any local part of an individual. Now what would happen? Over a period of time it will localize. तब दिखेगा कि सर्दी है, खांसी है, pharyngitis है, exactly URTI है, LRTI है, exactly क्या है, अच्छा नहीं लग रहा, is that predisposed prodromal phase. And उसके बाद या तो कॉम्प्लिकेशन होगा, या तो रिकवरी होगी, या तो फिर सीक्वेली में जाएगा पेशेंट. यानी अक्यूट के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा इसके फेजेस समझाने की कोशिश कर रही हूँ. Now what would happen? What is happening when a homeopathic medicine is administered? And we should be proud and taking all the pride that, and I always miss that. Next time I'll definitely make sure that I'm presenting that fact to you guys also, that in Lancet's own publication in 1881 probably, when they have mentioned that R30C potency is equivalent to 10 raised to power minus 16. That means technically Hahnemann can be called as father of nanomedicine. So that 30C itself amounts to that nano size of the breaking up the thing into that nano size, where the Hahnemann should be rightly taking credit of being a father of nanomedicine, and which we miss out. And next time I'll definitely will produce you that reference which is published in Lancet, and next time I'll make sure that that slide is there in my presentation. So modus operandi in modern perspective. Now what is happening? So let us understand that whatever we are doing with homeopathic medicine, first of all, it is acting at the level of nano. There are no valid or real extensive equipments that are there who can demonstrate the nano activity of the nanoparticles, yet to, not much.
So that's why also homeopathy again go beyond what still current knowledge is, that how it is actually acting and creating the kind of cure. So now still I'll try to join the dots so that you understand that what is the modern perspective of modus operandi, that how homeopathic medicines are acting. Yes, Kumarji, yes, exactly. लॉ ऑफ सिमिलिया, लेट अस गो टू लॉ ऑफ सिमिलिया. लॉ ऑफ सिमिलिया का मतलब होता है लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि जैसा तकलीफ होगा वैसा ही हम देंगे तो जो है जो ओरिजिनल तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी. लॉ ऑफ सिमिलिया वी ऑल नो. तो हमारी मेडिसिन इसकी एग्जिस्टेंट पोटेंशियलिटीज, फॉर एग्जांपल ब्राइनिया हैज अ पावर ऑफ इंड्यूसिंग प्लूराइटिस. ठीक है. Now, a patient with pleuritis, if he is given brainia, ठीक है, so what is happening? It is इसको already existing condition है of pleuritis. Now look at these words, namely existing modifying order of powers, that medicine already possess the power to create pleurisy. Yeah, pleuritis. Now I have given again brainia, which has the power to stimulate that pleuritis effect. Now what would happen? Now Human Genome Project has proven strategically that every condition and every symptom, if you see hepatitis, if you see cholera, if you see typhoid, if you see tuberculosis, you see any, एक सर्दी ले लो आप, no two individuals will be manifesting same to any infection. It means that they have got certain predisposing factor, that how they are going to respond to that stimuli. Okay. Now, if I administer that brainia, who has power to create that selective set of symptoms, now what would happen is it go and operate on pleura. Okay. Now, active mutant genes means which is not creating very favorable effect on human beings, like pleurisy or pleuritis के जीन्स एक्टिव है, इसीलिए प्लूरस उसी से रिलेटेड प्रोटीन्स जनरेट हुए, उसी से रिलेटेड सिम्टम्स कैस्केड आया, and now patient has landed up into pleuritis. Now I have given brainia, so brainia will exactly go and act over those existing mutant genes. अभी ब्राइनिया देने के बाद वो उसके गट में जाके उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा, ब्राइनिया सिर्फ एक्टिव जीन पे ही एक्ट करेगा. इसलिए आप देखना कि we have got thousands of symptoms in the materia medica of brainia probably, but when it is selectively given for certain element, it would just smartly go and act over exactly those symptom complex which has got affected or which has got a kind of mutant effect. Because of this, ultimately now you would see what is happening ultimately, similar but stronger. So now brainia going exactly to those mutant corresponding genes, and now this corresponding genes have stopped creating those kind of proteins, those kind of cascade of actions and reactions and inflammation, and thereby settling it down. Let's see what our next slide says. Everyone has a different discrete synchronized combination of expression of stimulated mutant genes. I have explained you in previous slides. Demonstration of disease. Same disease will always manifest differently into same individual. But please note this, that same individual will always behave similarly whenever he encounters to any infection. अगर किसी का throat is a weak end organ, कोई भी एक्सपोजर, कोई भी स्टिमुलेंट, कोई भी स्ट्रेस, कुछ भी आएगा वहीं जाके अफेक्ट होएगा. आप देखो, आप आपके पेशेंट का रिकरिंग पैटर्न्स देखो कि अगर उसको स्किन पे इश्यूज है, हर बार उसको स्किन से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ होगा, मतलब कि देयर इज एन एबरेशन इन हिज जीन्स लिंक्ड टू द स्किन, there is an aberration linked to his gut, there is an aberration linked to his immunology or joints. तो आप देख रहा कि कोई भी पेशेंट हैज गॉट हिज स्ट्रक्चर्ड ए वीक एंड ऑर्गन, और उसी को कोई भी चीज होगी उसी पे आएगी.
हम देखते हैं कि टेंडेंसी टू टेक कोल्ड इन थ्रोट, कोल्ड इन ग्लैंड्स। सो ये टेंडेंसीज कहाँ से आ रही है? टेंडेंसी टू बी डायरिया। सो ये सारी टेंडेंसीज उसकी जेनेटिक एबेरेशन की वजह से आ रही है। और जब मटीरिया मेडिका में पढ़ते हैं तो मटीरिया मेडिका में वो सिम्टम्स इसलिए आए हैं क्योंकि दैट मेडिसिन हैज गॉट प्रॉपर्टी टू एक्टिवेट दैट सेट ऑफ जीन्स। So essentially, that set of genes are behaving the way individual, and that is how that predisposition is been defined, right? So I hope everyone is with me till now. Now, demonstration of disease erupts as per his pre-programmed modified genetic constitution, and based on that, with the help of existing ecological adversity, अब ये भी था साथ में उसने बहुत कोल्ड को एक्सपोज हो गया या कुछ स्ट्रेस को एक्सपोज हो गया, मान लो वो स्मोकर हो गया, तो उसने उस चीज को और बढ़ा दिया, यानी एग्जासर्बेट कर दिया. सो हियर इज द नेचर वर्सेस नर्चर. Now I hope you guys are able to understand what I am trying to say. Now let us understand family gives us genetic constitution, environmental influences, physical, emotional, social, gives you trigger, acts as a trigger to certain mutant genes which are already there. Agar if I am carrying a gene of diabetes, asthma, it would be there but it will not manifest. But whenever I get sufficiently exposure to those triggers, I might start getting those symptoms, means those genes are now activated. So these idiosyncratic susceptibility causing disease manifestation, and now based on that individual characteristic symptoms are coming, because कि ब्राइनिया का पेशेंट ब्राइनिया के ही सिम्टम्स देगा, काली कार्प का पेशेंट काली कार्प के ही सिम्टम्स देगा, इपिकैक का पेशेंट इपिकैक के ही सिम्टम्स देगा, क्योंकि उसी तरह की जीन्स एक्टिव करने का उस मेडिसिन ने अपने ड्रग प्रूविंग में प्रूव कर दिया है. That kind of protein and cascade formation of action and reaction, so that that kind of manifestation is coming up. So these idiosyncratic susceptibilities highly controlled by these genes, and based on that, the disease is coming up with those kind of characteristic symptoms. Harriman says कि characteristic symptoms देखो, टाइफॉइड मत देखो, उस टाइफॉइड में पेशेंट का थर्स्ट कैसा है, मूड कैसा है, क्रेविंग्स एवर्जन कैसे, वो देखो ताकि मेडिसिन सही ढूंढने को मदद मिले. So this is why basically the total mechanics or total mindset of things are likewise. Now the symptoms are what? External, what Hahnemann also said, and we also know that symptoms are nothing but external expression of internal essence of the disease. Agreed. How the symptoms are how the body is going to tell if I'm having some problem in my leg, until it will pain, I will never care about it, I'll never do something about it. So symptom is your body's language to convey that something is wrong. ठीक है. So these expression क्या है, ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे आपके morbid genetic mutation से related है. You see, there are tendencies. Nothing is happening without tendencies. You won't get anything until you are predisposed to it, and that is one of the part and parcel of susceptibility. So organs coded language. Symptom is what? Organisms coded language that decode कर रहा है एक्चुअल प्रॉब्लम, अंदर में जो भी है उसको डिकोड करके. सिम्टम्स आर डिकोडेड लैंग्वेज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम. So that a person, an unprejudiced observer, a good physician need to observe, so that he remember similar law of similia. क्या कह रहा है? He will just go and think of which drug has got that kind of ability to create that kind of symptoms, means that medicine has got power to stimulate those genes, act on those genes, and this symbolically go and act over those very specific genes so that the symptoms are recovered. So far as this is the best kind of explanation, and you would get most amazing insight when you actually go for, and I would request you to research ki human genome project by USA को आप study करिए. Each and every word what Harriman has said is been covered. अगर आप उसको समझ पाओ तो आपको समझेगा कि master's intuitive knowledge was much ahead of his time, where
he could see and foresee probably centuries ahead that, you know, this is what going to happen. So this internal disorder is disease, which is created out of this genetic predisposition. Now coming to the solution, drug proving, what it is doing, it is discovering और again uncoding. अब ब्राइनिया की बोतल रखी है, नमक का डब्बा हमारे किचन में भर के रखा है, बट एग्जैक्टली उस नमक के अंदर में क्या कोडेड का अनकोडेड है वो तो ड्रग प्रूविंग में समझेगा. तो ड्रग प्रूविंग इज दैट मैकेनिक्स, दैट साइंटिफिक मेथड जिससे वी आर अनकोडिंग ड्रग की हिडन पावर्स को अनकोड करने का. एंड लेट अस टेक द क्रेडिट दैट डूइंग most scientific clinical trials 300 years back goes to Master Hahnemann, who did most scientific clinical trials, that is drug proving. And अभी भी लिविंग बीइंग पर करना मॉडर्न मेडिसिन अभी थोड़ा थोड़ा आई है, बट सब अब बताइए ना कि जो चीज जो हम मॉडर्न मेडिसिन जो मेडिसिन के ट्रायल्स करती है वो चूहे पे करती है, रैबिट पे करती है, मंकी पे करती है, ठीक है, क्या हमारा मेंटल मेकअप, हमारा फिजिकल मेकअप क्या उनसे मैच करता है? तो उन पर एक्ट होने वाली मेडिसिन क्या हम पर एक्ट करेगी, या कितना अच्छे से एक्ट करेगी, या कैसे एक्ट करेगी? सो दैट्स व्हाई अगेन होम्योपैथी होल्ड्स अप बीइंग मोस्ट साइंटिफिक बाय डूइंग ह्यूमन ट्रायल्स, जो अभी ये लोग कर रहे हैं कि बाद में वो फिर क्लिनिकल ट्रायल पर आए ना आखिर में, लेकिन हमने वो पहले से ही किया, हमने सीधे ह्यूमन ट्रायल किया कि भाई चूहे की प्रूविंग काम नहीं आएगी, ह्यूमन पर दवा देना है, ह्यूमन का इलाज करना है, तो ह्यूमन की ट्रायल काम में आएगी. सो ड्रग प्रूविंग इज the uncoding process of uncoding that existent potentialities of the medicine, that existing modifying order or powers are confirmed with which the drug proving. And during the drug proving, every medicine has already been individually decoded. Drug proving, you read anything, chronic diseases, Herring's encyclopedia, you read anything which is like original source book of medicine, where they have step by step uncoded what that drug is meant for. Now what happens? Now let us have a peep into the exactly what is happening when the medicine are given. During homeopathic treatment, a correct homeopathic medicine, when it has been administered, it goes and selectively operate onto only those active mutant genes that is corresponding to individual sufferer. तो ऐसे समय में दवा ब्राइनिया की जब दवा जाएगी सीधे प्लूरा पर एक्ट करेगी, सीधे वो कॉन्स्टिपेशन पे एक्ट, उस समय उसके गट या म्यूकोजल लेयर्स पे एक्ट नहीं करेगी, उस समय वो प्लूरा पे एक्ट करेगी, क्योंकि उस समय वही जीन एक्टिव है, तो उस जीन पर एक्ट करके उसको सेटल करेगी, ठीक है, ऑफ करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल सफरर. एंड व्हाट वुड हैपन है, और एक ट्रिगर आ गया, क्योंकि वो हेल्दी पर्सन में भी प्लूराइटिस करती है, तो प्लूराइटिस वाले पेशेंट में भी थोड़ा सा प्लूराइटिस और ऐड करेगी. It causes derangement in the magnitude and momentum of stable psychophysiochemical equilibrium of individual sufferer of the disease. अब आप देखोगे कि मेडिसिन का एग्रेवेशन भी हर किसी में नहीं आता है. सो बेस्ड ऑन देयर ससेप्टेबिलिटी, इसीलिए हम पोसोलॉजी का आधार लेते हैं कि किसी को भी कोई भी पोटेंसी नहीं चलती है, हम बहुत ही स्ट्रक्चरली सोच समझ के कैलकुलेट करके वो पोटेंसी देते हैं. सो दैट साइकोफिजियो बायोकेमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है उसके अनुसार ही वो दवा एक्ट करती है, और इसीलिए फिर क्या होम्योपैथी का नाम भी होता है, होम्योपैथी बदनाम भी होती है. अगर हमने रॉन्ग पोटेंसी रॉन्ग रिपीटेशन दे दिया तो उस समय में दैट विल जस्ट एग्रेवेट, किलर एग्रेवेशन, अलग अलग तरह के 12 ऑब्जर्वेशन ऑफ केंट एग्जिस्टेंट में आएंगे. सो रिवाइविफिकेशन ऑफ हेल्थ, धनेश सर हैज कम इन द रूम, सो आई नो वी हैव टू फिनिश अप. सो now what would happen is the revivification of disease will happen when धीरे धीरे that gene itself starts eliminating that morbid manifestation and restoration जो है वो बहुत ही all abnormal parameters जो भी होते हैं proteins के, that is the thereby the symptom manifestations are taking place. So gradually
that exaggerated, then again coming back to normal, क्योंकि body itself acts anti to it, कि जो same vital force, that arrow, if you remember. But I'm going in nutshell to tell you exactly what is happening. And these are all experiments. This is not something I have written or someone has written, or it is very much mentioned in our latest publication, and since start it has been mentioned. With every edition, the part has been becoming more elaborate and more illustrative, incorporating more and more uh, what do we say, advanced research works into it. So accordingly, what would happen is, while treating any individual case of disease, whenever we find a particular set of similar manifestation, the particular medicine is employed. What would happen? That too in very infinitesimal doses. जितना smallest dose हम दे सकते हैं according to pathology, under the rule of similia जब हम देते हैं, तो optimistically, safely, swiftly genetic constitution corresponding individual के genetic set पर जाएगा and उस sufferer के disease पे, and then it would actually come up with the kind of recovery. Now, for itself, एक सबसे important proof जो मैं देना चाहूंगी कि this medicine basically सेम जीसी पैक करती है, इसलिए ब्राइनिया एक को दिया है, दूसरे को शायद वो नहीं लगेगा, ठीक है, उसको हो सकता है दूसरा कुछ लग सकता है. सो इसमें नेचर नर्चर सब कुछ को कवर किया जा रहा है, किया जाता है. सो व्हाट वुड हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस मेडिसिन बेसिकली कॉम्पिटेंटली जो है, वही मैंने जो बताया, चेन ऑफ कैस्केड्स, चेन ऑफ एक्शन रिएक्शन फॉर्म करेंगी और रिकवर करेगी. अब what is exactly beyond that, यानी क्या, हमने तो 30 की 200 की 1 m की पोटेंसी गोल के दे दी. what would happen, the medicinal memory, क्योंकि मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, so medicinal memories जो होती है वो ट्रांसफर करती है अपना एक्शन टू द करस्पॉन्डिंग whatever ways of administration the individual's molecules, and thereby it is spreading to the relevant location. अगर आप देखोगे कि आपको पैर में चोट लगी है, आप मुंह में दवा खा रहे हो और पैर का दर्द कम हो रहा है, सो कैसे हो रहा है? सो इट्स ऑल दैट नेटवर्क दैट इज percolating into. So this operation is executed by corresponding stimulations offered by the specific medicinal substance जो मैं बता चुकी हूँ, और biologically basically readable form में जो है, this is then another वो, हाँ, okay, how exactly the medicinal language is encoded in human body is another topic itself, Danesh sir. But here I would just symbolically say that the medicine once enter into the body, it behaves into another form or language which body has to understand in genetic language, and based on that, होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिकली मेडिसिन की मेमोरीज ही कैरी करती है, मॉलिक्यूल्स कैरी नहीं करती है, जिसको हम नैनो एनर्जी बोलते हैं, जो कि बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स से बनती है, जो डाइल्यूएंट के साथ में जो मेक एंड ब्रेक ऑफ बॉन्ड्स होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. दिस अ ह्यूज लॉट थिंग दैट needs to be discussed underneath this slide. These two slides need another day of presentation probably, but looking towards the time, I would like to wind up. If anything is unsaid, I would definitely ये part and parcel है जो मैं और भी I think most of my presentation has had part 1 and part 2 always, and thank you everyone that you always call me for to cover second part. So this is where I would like to wind off, and Simi Singh, now the thing over to you, so that any question or any discussion जो भी होंगे वो हम ले सकते हैं. बट थैंक यू मुझे सुनने के लिए, मेरे नेटवर्क इश्यूज के साथ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखने के लिए, और जो भी सवाल है यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम पूछ सकते हैं. ठीक है, फिर अब हम थैंक यू वेरी बधाई हो डॉक्टर रश्मि शुक्ला, द वेरी एक्सीलेंट. हेलो. हाँ जी सर. यस यस सर, यू आर ऑडिबल. टाइम
टाइम खत्म हो चुका है हमारा, तो नाउ आई विल हैंड ओवर द सेशन टू Is द नेक्स्ट potency थैंक the best सर। potency? रश्मि Kumar ji sir has रश्मि asked, शुक्ल so let me answer in रश्मि short. Am I audible? हाँ रश्मि So शुक्ला LM इज अ potency, डायनेमिक every पर्सनालिटी potency is best, sir. ISTS Thank you so much, sir. So Kumar sir is asking, LM potency is best potency. Every potency is best potency, sir, provided you are able to match it best with the individual's susceptibility. Then every potency is best for himself, the individual. Thank you very much, ma'am. Thank you, Thank you, everyone. sir. Now I hand over the session to the next team. Thank you so much. Thank you, Simi ji. Thank you, everyone. Thank you, Sahani sir and everyone. Thank you, everyone.